What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर. वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। सबसे पहले तो कल के लिए सॉरी यार, कई सारे बच्चे बोले थे कि सर हम तो लैपटॉप में ही बस लेक्चर देखते हैं, तो लैपटॉप को कैसे हम लोग टेढ़ा करें, तो वो मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट किया था। अगर आप लोगों को लग रहा है कि कल का लेक्चर नहीं देखा है जो लैपटॉप पर देखते हैं, तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, मैं उस वीडियो को फिर से रिकॉर्ड कर दूंगा। ठीक है, नॉर्मल तरीके से रिकॉर्डिंग वाली वीडियो होती है ना, वो फिर से मैं रिकॉर्ड करके डाल दूंगा अगर आप लोगों को लग रहा है कि लेक्चर नहीं देख पाए हैं। ठीक है, क्योंकि वो मेरी गलती है तो मैं उसको सुधारूंगा। अगर आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा, इस रीजन की वजह से आप लोगों का लेक्चर छूट गया है, तो मैं उसको फिर से रिकॉर्ड कर शाम को डाल दूंगा। आप लोग बताइएगा इसके बारे में। ठीक है, अगर देख लिया है तो फिर तो कोई बात ही नहीं है। ओके, बाकी आज का लेक्चर नॉर्मल तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक्चुअली जो चीज मैं एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रहा था, उसके लिए कैमरे की जरूरत पड़ेगी। मैं सोच रहा था मोबाइल से ही काम चल जाए, तो ये एक एक्सपेरिमेंटल बेस पर मैंने वो वीडियो अपलोड की थी। मैंने कहा देखता हूँ किस तरीके से चीजें रेस्पॉन्ड करती हैं, तो उसमें कैमरे की जरूरत पड़ेगी, प्रॉपर व्हाइट बोर्ड पे चीजें होनी चाहिए। तो उसके लिए देखते हैं फिर कैसे चीजें करनी है आगे। चलिए फिलहाल लेक्चर को एंजॉय करते हैं। लेक्चर इसी तरीके से चलेगा फिलहाल अभी रिकॉर्डिंग फॉर्म में ही, तो अगर कुछ चेंज होगा तो फिर मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। मेकिंग पीस विद नेचर, ये जो रिपोर्ट है आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, ये आप लोगों को बताना है किसके द्वारा रिलीज की जाती है। पहला ऑप्शन है ग्रीन पीस के द्वारा, दूसरा बोला गया यूएन इन्वायरमेंट जो प्रोग्राम यानी कि यूएनईपी के द्वारा, तीसरा बोला गया वर्ल्ड वाइड जो फंड होता है इसके द्वारा, चौथा बोला गया इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो ये टोटल 4 ऑप्शन है, इनमें से आप लोगों को बताना है। ऐसी जो रिपोर्ट वगैरह है कई बार आप लोगों से क्वेश्चन की फॉर्म में एग्जाम में पूछ ली जाती है। ओके, तो वीडियो के एंड में आप लोगों को इसका आंसर मिलेगा। बहुत प्यारे आर्टिकल है यार, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। स्टार्टिंग में एक ओवरव्यू लेंगे हम लोग, जो भी आज का जो इंपॉर्टेंट न्यूज वगैरह है, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज के ऊपर, फिर हम लोग एडिटोरियल डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में। यहां पर जो बात की जा रही है, ये बात की जा रही है महाराष्ट्र में अभी जो रस्साकसी देखने को मिली अनिल देशमुख, इसी के साथ में जो यहां पर अभी सीबीआई की जो इंक्वायरी की बात की गई थी इनके खिलाफ, तो सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज कर दिया क्वेश्चन करने से, यानी कि उनके खिलाफ जो इंक्वायरी है वो कंटिन्यू रहेंगी। क्योंकि एक साइड में तो एक पुलिस के चीफ थे और एक साइड में यहां पर एक मिनिस्टर थे, महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर। तो जिस तरीके से ये मुद्दा सामने निकल कर आया कि जो पुलिस चीफ के द्वारा आरोप लगाया गया कि बोला गया कि इस तरीके से आप लोग यहाँ पर 1 करोड़ रुपए इकट्ठा करने पर मंथ, तो ये काफी एक बड़ा एक संगीन अपराध आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो उसी के चलते ये केस है। तो देखते हैं अभी सीबीआई क्या इंक्वायरी करेगी यहाँ पर और क्या मुद्दा सामने निकल कर आता है। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ से देखा जाए तो एथिकल तो ये है नहीं, एक तरीके से जनता के द्वारा चुने गए नुमाइंदे वगैरह ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो ये एक काफी बड़ा इश्यू बनता हुआ जा रहा है। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर ये बात की जा रही है कोरोना वायरस के केसेस के बारे में। तो हमारी कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर साहब है उनके द्वारा बोला गया कि टेस्ट करना है, ट्रेस करना है और ट्रीट करना है, और ज्यादा शानदार तरीके से फोकस देकर चलना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरीके से अभी नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं हमारी कंट्री में, ये लगभग 1 लाख से भी ऊपर केसेस निकल कर आ रहे हैं, तो इसके चलते बहुत सारे लोगों की जान भी जा सकती है आने वाले टाइम में। और खासकर इस टाइम पर ये चीजें थोड़ी सी हम लोग को समझकर चलनी पड़ेगी। अगर नॉर्मल कंडीशन नहीं कर पाए तो बेगुनाह लोगों की, बहुतों की जान जा सकती है। एक आप लोग एक बात बताइए, अगर छोटी सी बात में आप लोगों से पूछो, कई सारे ऐसे एरिया हैं जहां पर नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, जैसे कि गौतम बुद्ध नगर हो गया, गाजियाबाद हो गया, मेरठ हो गया, तो यहां पर नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है, जो कि दिल्ली का एनसीआर वाला रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा। आप लोग ये बताइए नाइट कर्फ्यू क्या ये काम करेगा? एक तरीके से कुछ लोग ऐसे हैं जो नाइट में अपना काम कर रहे हैं, अब नाइट कर्फ्यू लगा दिया, वो भी दिन में अफरा तफरी में दिन में भागेंगे, तो इससे केसेस और ज्यादा बढ़ने के चांस नहीं हो जाते हैं? आप लोग की क्या राय है इसके बारे में? क्या नाइट कर्फ्यू जो है ये कोई सोल्यूशन यहां पर निकाल सकता है? अगर मैं आप लोगों से पूछूं, अगर आप लोग इन एरिया में रहते हैं और आप लोगों को लगता है कि नाइट कर्फ्यू काम करने वाला है, तो उसके लिए रीजन बताइएगा आप लोग। ठीक है, अगर इंटरव्यू में आप लोग बैठे हैं, आप लोगों से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए नाइट कर्फ्यू लगाया जा रहा है, तो नाइट कर्फ्यू लगाने के फायदे क्या हैं और नाइट कर्फ्यू लगाने के नुकसान क्या हैं, तो इसके ऊपर एक थोड़ा सा थोड़ दीजिएगा आप लोग, मतलब सोचिएगा बैठकर। ठीक है, इससे क्या होगा, आप लोगों की सोचने समझने की जो क्षमता है वो आप लोगों को बढ़ती नजर आएगी। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है इंडिया और जो पाकिस्तान के बीच में अभी फिलहाल प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। ये बोला जा रहा है कि बैक डोर यानी कि एक बैक चैनल के थ्रू डायलॉग चल रहा है जो कि किसी को पता नहीं है। तो इंडिया से पूछा गया तो इंडिया ने भी इसके बारे में कुछ भी बात करने से मना कर दिया कि क्या बैक डोर चैनल चल रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान आपस में बात कर रहे हैं चीजों को नॉर्मल करने के लिए। तो इसके बारे में अभी कोई पब्लिकली कोई ऐसी इंफॉर्मेशन निकल कर आई नहीं है, अगर कोई आएगी तो बातें करेंगे तभी, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में काफी लंबे समय से बुरे रिलेशन चल रहे हैं। इसके ऊपर एक एडिटोरियल भी है, उसके बारे में हालांकि मैं आप लोगों से पहले डिस्कस कर चुका हूं, पर एक ओवरव्यू आप लोगों को जरूर दूंगा ताकि फिर से आप लोग उसको रिवाइज भी कर सकें। देखिए रसिया एक काफी इंपॉर्टेंट पार्टनर है हमारा।
आज की डेट में अगर आप लोग बात करते हैं तो रसिया के इंडिया के साथ में अच्छे रिलेशन है। मैक्सिमम अगर कोई डिफेंस हम लोग इंपोर्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा रसिया से करते हैं, फिर फ्रांस से, फिर इजराइल से और फिर यूएसए से। पर लेकिन रसिया आज के दिन पाकिस्तान के साथ भी अच्छे रिलेशन बनाए। अब पाकिस्तान के साथ में अच्छे रिलेशन बनाए तो यहां बोला जा रहा है हमारी कंट्री के द्वारा कि इंडिया और रसिया के जो रिलेशन है इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं, हमारे रिलेशन इंडिपेंडेंट है, हम एक सही डायरेक्शन में चीजों को लेकर चलने वाले लोग हैं। अगर बात की जाए नॉर्मल तरीके से तो रसिया भी बोल सकता है कि यार हम लोग रिलेशन बना रहे हैं यूएसए के साथ में, यूएसए से हम लोग अच्छे खासे रिलेशन बना रहे हैं। तो इस तरीके से देखिए हर एक कंट्री अपना इंडिपेंडेंट है, सोवरेन कंट्री है, तो अपने डिसीजन ले सकता है, तो एक दूसरे के मैटर में इस तरीके से इंटरफियर नहीं किया जाता। तो यहां पर ये बातें हैं। S-400 सिस्टम हम लोग रसिया से खरीद रहे हैं, जबकि यूएसए ने बोला कि क्यों उससे खरीद रहे हो, तो ये भी बातें आप लोग देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इंडिपेंडेंट हमारे डिसीजन ही लिए जा रहे हैं, तो डिसीजन इंडिपेंडेंट भी लिए जा रहे हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखिए अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा कि जो डीजल पेट्रोल के प्राइस जो है वो आसमान छू रहे थे, फिर जो गैस की सब्सिडी है वो कम की गई, उसकी वजह से जो हमारी कंट्री में गैस के सिलेंडर है उसके प्राइस काफी हाई लेवल पर नजर आए। अब किसानों के ऊपर एक गाज गिरने जा रही है कि फर्टिलाइजर कंपनी जो है वो यहाँ पर जो भी आप लोग खाद वगैरह यूज करते हैं, अब उसके भी प्राइस आप लोगों को बढ़े हुए यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो ये जो प्राइस यहाँ पर बढ़ते हुए जा रहे हैं, इससे नॉर्मल यानी कि कॉमन पर्सन जो है उसके ऊपर एक ह्यूज इंपैक्ट देखने को मिल रहा है। तो इसी के चलते जो यहाँ पर कंपनी है उनसे पूछा गया कि ये प्राइस क्यों बढ़ रहे हैं, तो उनके द्वारा बताया गया कि हमारी कोई गलती नहीं है, रॉ मटेरियल के बढ़ने से यहाँ पर प्राइस बढ़ रहा है। मैंने आप लोगों को बताया था इन्फ्लेशन के बारे में कि रॉ मटेरियल का प्राइस अगर बढ़ जाता है तो वो भी एक रीजन होता है इन्फ्लेशन का, इनके प्राइस बढ़ने का। तो उसी के बारे में यहाँ पर ये कंपनी जो है बता रही है। अभी हमारी कंट्री प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा परीक्षा पे चर्चा की गई यहाँ पर। तो यहाँ पर राहुल गांधी साहब बोल रहे हैं कि परीक्षा पे चर्चा तो आप लोग हर बार ही करते हैं, अब की बार फ्यूल प्राइस यानी कि जो यहाँ पर प्राइस बढ़ रहे हैं उसके ऊपर भी चर्चा कर लीजिए, फ्यूल के, अभी फर्टिलाइजर के या गैस की सब्सिडी के, इनके ऊपर चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं, तो इनके ऊपर भी आप लोगों को चर्चा करनी चाहिए, आखिर इनसे मुंह नहीं बोलना चाहिए। तो यहाँ पर इनके द्वारा ये क्वेश्चन रखा गया। ठीक है, हालांकि सही बात है, देखिए अगर कॉमन जनता के मैटर के बारे में बात करें तो इनके बारे में बात यहाँ पर करनी चाहिए, जबकि इनके बारे में चुप्पी साधी जाती है। इवन आप लोग देखिए फार्मर प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो गवर्नमेंट ने बिल्कुल ही ध्यान देना छोड़ दिया है कि कुछ ऐसा चल भी रहा है क्या, तो बिल्कुल साइड में हो गए। तो इसके चलते हमारी कंट्री में जो अपोजिशन पार्टी के लीडर हैं मल्लिका अर्जुन खड़गे, इनके द्वारा बोला गया कि इनका सॉल्यूशन तो निकालो, कुछ इस तरीके से मुंह मोड़ना क्या तरीका है कि आप लोग बिल्कुल मुंह मोड़कर बैठ गए साइड में, तो ये कोई सही तरीका नहीं है। तो इसके बारे में बात की जा रही है, तो देखते हैं क्या सॉल्यूशन अभी निकलता है कि यहाँ पर आगे चलकर क्या प्रॉब्लम चल रही है और मेनली क्या इसका सॉल्यूशन निकाला जाता है। ये काफी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग बोल सकते हैं। हमारी कंट्री के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, उनका नाम है S.A. बोबडे। तो ये जो बोबडे साहब है 47 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने वाले हैं वो बनेंगे हमारी कंट्री के अभी यहाँ पर 48 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, तो अभी यहां पर उनका नाम चलिए आप लोग बताइए। तो 48 जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे हमारी कंट्री के, वो काफी कुछ देखते हैं क्या चेंज करेंगे। फिलहाल अभी एडहोक जज के बारे में बात की जा रही है, नो एडहोक जज इन प्लेस ऑफ द रेगुलर रिकमेंडेशन, यानी कि हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर 25 के करीब हाई कोर्ट है आज की डेट में, जिनमें 1080 के करीब सीट है, और इसमें से जो टोटल सीट खाली पड़ी हुई है ये माना जा रहा है कि लगभग 411 के करीब हमारी कंट्री में सीट जो है वो खाली पड़ी हुई है। तो ये माना जा रहा था कि देखिए सीट खाली पड़ी हुई है, पर लेकिन एडहोक जज यहां पर लेकर आने की बात की जा रही थी। एडहोक जज क्या होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई जज जो है वो ऑलरेडी रिटायर हो चुका है, ठीक है, तो उसको टेम्परेरी बेसिस पर लेकर आ जाए ताकि इतने सारे केसेस पड़े हुए हैं उनका निपटारा किया जा सके, कुछ हेल्प की जा सके, जो जस्टिस के मामले में चीजों को सही डायरेक्शन में लेकर चला जा सके। पर लेकिन देखिए एडहोक जज लाने का मतलब बाद में बनता है जब आप लोग रेगुलर जो पोस्ट है उनको फिल कर पाओ। आधे के करीब लगभग अगर आप लोग देखिए पोस्ट जो है आज के डेट में खाली पड़ी हुई है, तो पहले वो पोस्ट आप लोग भरिए जब चीजें आगे बढ़नी चाहिए यहाँ पर। तो कॉलेजियम सिस्टम यहाँ पर ये सारा काम करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का जो कॉलेजियम सिस्टम है यहाँ पर, उसमें क्या प्रॉब्लम भी देखने को मिल रही है। प्रॉब्लम ये है कि देखिए कॉलेजियम सिस्टम गवर्नमेंट को बोलता है कि ये लोगों को आप लोग को अपॉइंटमेंट करना है, तो गवर्नमेंट के पास में पावर है कि जो यहाँ पर रिकमेंडेशन कॉलेजियम सिस्टम के द्वारा दी जाती है गवर्नमेंट उसको रोक कर रख सकता है। उसके ऊपर कोई टाइम लिमिट नहीं है कि कितना देर तक उसको रोक कर रख सकता है, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, जब तक चाहे वो उनको पेंडिंग में रख सकता है। तो इसकी वजह से दोनों के बीच में रस्साकसी देखने को मिलती है। तो अभी फिलहाल अगर आप लोगों से पूछे कोई कॉलेजियम सिस्टम के बारे में, तो टोटल मिलाकर 5 जज होते हैं कॉलेजियम सिस्टम में। एक तो होते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और एक होते हैं 4 होते हैं सीनियर मोस्ट जज। ये डिसाइड करते हैं कौन से जज को कहां ट्रांसफर करना है, क्या अपॉइंटमेंट करना है। तो पूरा डिसीजन जो है वो मेनली इनके द्वारा लिया जाता है। तो पहले नॉर्मल पोस्ट भरते हैं हाईकोर्ट के अंदर, जो 25 हाईकोर्ट है, उसके बाद में फिर हम लोग डिसाइड करेंगे एडहोक जज को लेकर आना है या फिर नहीं लेकर आना है। तो ये एक इंपॉर्टेंट न्यूज आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंटमेंट किया था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, आर्टिकल 124। तो ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल याद रखिएगा। ठीक है, 24 डेट है जिस दिन अपॉइंटमेंट किया जाएगा, और वो आर्टिकल 124। तो हल्का सा आइडिया रख सकते हैं, कुछ भी तिड़मबाजी करके बेसिकली याद रखनी है। नॉर्मली कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि बीजेपी के जो लीडर, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के जो लीडर हैं,
वो बीजेपी को ज्वाइन कर रहे हैं। अब पहली बार काफी दिनों बाद ऐसा देखने को मिल रहा है, बीजेपी के लीडर छोड़कर यहाँ पर आरएलडी, राष्ट्रीय जो लोकदल है, यहाँ पर इसको ज्वाइन किया जा रहा है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की पार्टी, इनके द्वारा ये बोला गया कि फार्मर के इशू के ऊपर बिल्कुल भी गवर्नमेंट बात नहीं कर रही है और मैं किसान का बेटा हूं, ये मुझसे चीजें देखी नहीं जा रही हैं, इसलिए मैं ये पॉलिटिकल पार्टी छोड़ रहा हूं। तो देखते हैं आगे अभी क्या सिनेरियो बनेगा। उत्तर प्रदेश में इलेक्शन भी होंगे नेक्स्ट ईयर, तो उसके चलते क्या सिचुएशन बन सकती है वो देखने वाली बात होगी। हमारी कंट्री के जो सीआरपीएफ के जवान थे उनको यहां पर पकड़ा गया था, जो कि कोबरा फोर्स के थे। ठीक है, तो यहां पर इनको अभी रिहा कर दिया गया इनके द्वारा, कमांडो बटालियन फॉर जो रेजोल्यूट एक्शन जिसको बोलते हैं कोबरा, तो यहां पर इनको छोड़ दिया गया। तो एक अच्छी बात आप लोग बोल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अभी रिफ्यूज कर दिया गया ऑर्डर करने के लिए रिलीज रोहिंग्या कम्युनिटी। रोहिंग्या कम्युनिटी वो कम्युनिटी है जो नॉर्मली म्यांमार वाले एरिया में पाई जाती है। तो म्यांमार वाले एरिया से काफी कम्युनिटी यहाँ पर बांग्लादेश से भी रहती है और दुनिया भर के लोग हमारी कंट्री में, खासकर दिल्ली के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर भी आप लोग को देखने को मिलेंगे। तो अभी कुछ को अभी गिरफ्तार किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर जब चीजें पहुंची कोर्ट के अंदर, तो देखिए हमारी कंट्री की सिक्योरिटी के लिए भी थ्रेट की तरीके से कई बार देखा जाता है। ठीक है, रोहिंग्या कम्युनिटी के लोग हैं, म्यांमार से भाग कर आए, पता चला जम्मू कश्मीर वाले रीजन में इनको बहला फुसलाकर कुछ गलत काम कराया जा सकता है, इनके हाथ में हथियार दे दिए, तो इस तरीके से सिक्योरिटी के लिए थ्रेट के तरीके से देखा जाता है, तो चीजों को नॉर्मल करने की बात की जाती है। ठीक है, तो ये बात यहां पर की जा रही है। नेक्स्ट जो न्यूज है यहां पर ये बात की जा रही है इंडिया और यूएसए के रिलेशन के बारे में, खासकर जो अभी जो बाइडेन साहब हैं, तो उनके जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड स्पेशल जो पर्सन है जिनका नाम है जॉन कैरी, तो हमारी कंट्री के विजिट पर आए। तो अभी क्लाइमेट चेंज को लेकर कई सारी बातें की जा रही हैं, तो इसके ऊपर बड़ा प्यारा सा आर्टिकल है, तो वो आप लोगों से डिस्कस करूंगा, सारी बातें उसमें हम लोग जान लेंगे कि क्या चाह रहे हैं यहाँ पर कि इंडिया को किस तरीके से लेकर चलना चाहिए। क्योंकि क्लाइमेट चेंज जो है जो बाइडेन जो है काफी सीरियसली लेकर चलते हैं। डोनाल्ड ट्रंप तो बोलते थे कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा, पर लेकिन ये उसको बड़े सीरियसली लेकर चलते हैं। तो उसी के बारे में एक बड़ा सा प्यारा सा आर्टिकल है, तो जिसके बारे में हम लोग समझेंगे डिटेल में। इंडिया और चाइना जो है वो यहाँ पर 11वीं जो बात करेंगे अभी यहाँ पर LAC यानी कि लाइफ ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर कि कैसे प्रॉब्लम के मुद्दों को आगे सुलझाना है। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर दोनों कंट्री के सामने रस्साकसी चल रही थी, आप लोगों ने देखा, तो कैसे चीजों को नॉर्मल किया जाना है, तो उसके ऊपर दोनों मिलकर बात करेंगे। ठीक है, जब दो मिलकर बैठेंगे यार संग, तो जब उन्हें कहते हैं जब जमेगा रंग। ठीक है, तो ये बात आप लोग बोल सकते हैं। ओके, और हाँ, थोड़ा सा कई सारे बच्चे बोलते हैं फिर देखिए गले में थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, तो वॉइस आप लोगों को हो सकता है थोड़ी सी अजीब सी नजर आ रही हो एज कम्पेयर टू अर्लियर, तो पता नहीं क्या हो गया, सारी चीजें तो नॉर्मल चल रही थी, हल्का सा खराश है गले में। ठीक है, आगे बात करते हैं। यहाँ पर बाइडेन गवर्नमेंट के द्वारा बात की जा रही है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब के द्वारा जो यहाँ पर जो पैलेस्टीन को जो भी पैसे इनके द्वारा दिया जाता था शांति बनाए रखने के लिए, तो बाइडेन साहब ने बोला है कि ये फिर से उसको स्टार्ट करेंगे। 75 मिलियन जो इकोनॉमिक एड वेस्ट बैंक के लिए, गाजा के लिए, और 10 मिलियन जो होगा यहाँ पर पीस बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए। तो यानी कि कहने का मतलब है टोटल मिलाकर 85 मिलियन जो डॉलर यहाँ पर दिए जाएंगे इनके द्वारा, ताकि पैलेस्तीन वाले एरिया में शांति बनाकर रखी जा सके। पैलेस्तीन का दो रीजन यहाँ पर, एक तो बोलते हैं गाजा स्ट्रिप और दूसरे को बोलते हैं वेस्ट बैंक, बाकी का पूरा एरिया जो है वो इजराइल के कंट्रोल में है। तो जिस तरीके से बराक ओबामा साहब जो है लास्ट मोमेंट पर जो इजराइल के खिलाफ में जाकर खड़े हो गए थे, जब यहां पर ह्यूमन राइट के इशू के बारे में बात करें, तो जो बाइडेन जो है वो भी उसी पैटर्न में चलते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखते हैं आगे चीजों को कैसे लेकर चला जाएगा। ठीक है, तो एक अच्छी बात है अगर जहां पर भी कोई नरसंहार हो रहा है उसको रोका जाए, तो इस तरीके से देखते हैं आगे क्या बात चलती है। बाकी ईरान न्यूक्लियर डील में भी दोनों प्रोग्रेसिव पाथ पर चल रहे हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप साहब बाहर निकल गए थे। अब P5+1 कंट्री जो है यहाँ पर परमानेंट 5 मेंबर जो यूएन के अंदर है, +1 जर्मनी, तो ये मिलकर ईरान न्यूक्लियर डील को भी आगे लेकर चल रहे हैं। यूएसए के द्वारा बोला गया है कि वो कमिट है विड्रॉ करने के लिए जो कमबैक ट्रूप है इराक के अंदर में। इराक के अंदर काफी लंबे समय से यूएसए की फोर्स है, तो उनको वहां से निकालने के लिए इनके द्वारा बोला गया कि हम लोग तैयार हैं। तो देखते हैं किस तरीके चीजें यहां पर नॉर्मल की जाती है। ठीक है, काफी सारी न्यूज है यूएसए के बारे में। ये एक और न्यूज है यहाँ पर, अफगानिस्तान में अभी कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। बोला जा रहा था कि अफगानिस्तान से यूएसए की फोर्स जो निकलेगी 1 मई को। तो अभी हम लोग जो यहाँ पर बातें डिस्कस कर रहे हैं, आज है 9 अप्रैल, तो क्या 1 मई को यहाँ पर ये निकलकर बाहर जाएंगे? तो इसके बारे में अभी कोई भी ऐसी बात डिस्कस नहीं की गई है। तो अभी कोई ऐसा डिसीजन नहीं लिया गया है। जो डेडलाइन है कि यहाँ पर विड्रॉ किया जाएगा 2500 के करीब जो ट्रूप है यहाँ पर, तो ये अभी देखते हैं सिचुएशन क्या चलती है। तालिबान ये बोल रहा है कि अगर बात से आप लोग मूव करें तो फिर इसका खामियाजा आप लोगों को भुगतना पड़ेगा। तो इस तरीके से यार सिचुएशन क्या होने वाली है यहाँ पर, तो देखने वाली बात होगी। अफगानिस्तान में इलेक्शन की बात की जा रही है, तो वो कैसे होगा, तो बहुत सारे मुद्दे हैं अभी। तो आने वाले टाइम में सिचुएशन और ज्यादा गर्मा सकती है। और एक साइड में चाइना की बुरी हरकतें पैलेस्तीन वाले रीजन में, ऑल ऑप्शन ओपन ऑन साउथ चाइना सी। अभी जो बात की जा रही है पैलेस्तीन वाले रीजन में साउथ चाइना के द्वारा
अपने जहाज भेज दिए गए थे, अपनी बोट भेज दी गई, जिसके चलते दोनों के बीच में टेंशन आ गई थी। तो चाइना ऐसी हरकतें बार बार करते रहते हैं। उन्हें कहते हैं ये कि एक आप लोगों ने सुना होगा, आदमी हूँ, ये ऐसी हरकतें बार बार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। तो ये हरकतें चाइना के द्वारा की जा रही है। तो इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया आप लोग रख सकते हैं कि चाइना की बदतमीजियां किस हद तक यहाँ पर बढ़ती हैं। ठीक है, तो इसी के बारे में यहाँ पर ये बातें हैं। तो आगे चलकर चीजें कैसे नॉर्मल हो पाती हैं, क्योंकि साउथ चाइना सी में सारी कंट्री का जो हक है वो चाइना मारने के लिए तैयार रहता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट मुद्दा है हांगकांग के बारे में, क्योंकि आप लोगों को पता है 1997 में जो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जो हांगकांग है वो चाइना को सौंपा गया था। उसमें बोला गया था कि वन कंट्री, यानी कि कंट्री तो चाइना रहेगी पर सिस्टम दो रहेंगे, टू सिस्टम, यानी कि चाइना जो है वो यहाँ पर बेसिकली आज के डेट में एक ऑटोक्रेटिक सिस्टम फॉलो करके चलता है। पर लेकिन हांगकांग में डेमोक्रेटिक सिस्टम है, प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी की अपोजिशन पार्टी देखने को मिलेगी, मीडिया की फ्रीडम है, जो भी चाहे वो लिख सकते हैं। पर लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। तो उसी के चलते चीजों को नॉर्मल करने की कोशिश इनके द्वारा की जा रही है कि यहां पर चाइना जैसा पैटर्न चाइना के अंदर है वैसा ही पैटर्न हांगकांग के अंदर भी देखने को मिले। तो बहुत सारे लोग जो हैं वो यहां से छोड़ कर आ रहे हैं आज के डेट में। तो यूके के द्वारा बोला गया है कि यहां पर कि 43 जो पाउंड मिलियन फंड यहां पर जो माइग्रेंट आ रहे हैं हांगकांग से उनके लिए तैयार किया जाएगा। ठीक है, जिसके चलते उनको हाउसिंग, जॉब और एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाएगा। तो ये काफी बड़ा एक मुद्दा यहां पर चल रहा है, कैसे यहां पर चीजें देखने को मिलेगी, क्योंकि हांगकांग जो है वो पहले ये ब्रिटेन के ही कंट्रोल में था, चाइना को सौंप कर गए थे, पर चाइना उल्टी हरकतें कर रहा है फिलहाल। ठीक है, बाइडेन के द्वारा अनवील किया गया गन कंट्रोल मेजर। डोनाल्ड ट्रंप ये बोलते थे कि हर एक इंसान के हाथ में बंदूक होनी चाहिए, तो उस बंदूक के चक्कर में बहुत सारे लोगों की जान चली जाती थी, जिसके चलते काफी बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती थी। तो अभी फिलहाल कंडीशन ये है कि जो बाइडेन है वो इसको कंट्रोल करने के मूड में है, क्योंकि कई सारे स्कूल में भी अटैक किए गए, छोटे छोटे बच्चों की भी जान गई। तो जो बाइडेन साहब जो है इसको कंट्रोल करने के मूड में है कि ऐसा नहीं है कि गन जो है वो हर एक इंसान के पास में इतनी अवेलेबल होनी चाहिए इतनी आसानी से। तो कम से कम जो खरीदना चाह रहा है तो टाइट रेगुलेशन उसके लिए होनी चाहिए, और ऐसा नहीं कि किसी को भी किसी भी तरीके से आप लोग भेज दो। क्रिमिनल एक्टिविटी चार्ज में अगर कोई है तो कम से कम उसको ये गन वगैरह नहीं देनी चाहिए। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं ताकि जो यहाँ पर इस तरीके से प्रॉब्लम फ्यूचर में देखने को न मिले। ठीक है, तो ये ओवरव्यू था जो न्यूज़पेपर का। अब एडिटोरियल डिस्कस करेंगे काफी डिटेल में। ये 2 वीडियो है, अगर डेली आप लोग देखते हैं तो करंट अफेयर आप लोग के कब्जे में होगा, शानदार तरीके से आप लोग इनको एंजॉय कर सकते हैं। ठीक है, आइए अब नजर डालते हैं आज के एडिटोरियल के ऊपर। तो एडिटोरियल कौन कौन से हैं, हालांकि आज फ्राइडे है और फ्राइडे को जो एडिटोरियल है वो थोड़े कम आते हैं फ्राइडे और सैटरडे को। ठीक है, तो आज भी कुछ ऐसे ही आप लोगों को देखने को मिलेगा, क्योंकि जो साइड वाला पोल है, जो साइड वाला पेज है, वहां पर सारा इलेक्शन के बारे में बात की जा रही है। तो ये बेसिकली इलेक्शन का मुद्दा चल रहा है, तो उसी के चलते सारी न्यूज है जो कि काम की नहीं है। यहाँ पर जो साइड वाला आर्टिकल है यहाँ पर ये बात कर रहा है जीरो सम के बारे में, जीरो सम के बारे में, कार्बन एमिशन के बारे में। आखिर जीरो सम क्या है तो इसके बारे में समझेंगे। कार्बन एमिशन क्या है, मैंने बोला ना जॉन कैरी अभी इंडिया की विजिट पर आए, मोदी साहब से मिले, तो उसी के चलते मुद्दे को समझने की कोशिश हम लोग करेंगे। जो ये साइड वाला जो ये आर्टिकल है, ये इंडियन एग्रीकल्चर में क्या क्या रिफॉर्म लाए जा सकते हैं। पहले तो मैंने सोचा पता नहीं कैसा आर्टिकल लिखा हुआ है, पर जब पढ़ा बड़ा ही प्यारा आर्टिकल है, बहुत कुछ चीजें आप लोगों को जानने को मिलने वाली है। एग्रीकल्चर में रिफॉर्म के बारे में अगर कुछ लिखने के लिए आता है तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग यहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, साइड में जो ये वाला आर्टिकल है ये आईपीएल के बारे में बात करें, डायरेक्टली तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, पर वनडे टाइप की जो एग्जाम की तैयारी आप लोग करते हैं, कई बार क्वेश्चन कई सारे पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आप लोगों को क्या करूंगा, यहाँ पर एक ओवरव्यू दूंगा इस पर्टिकुलर आर्टिकल में, कुछ आईपीएल की हिस्ट्री आप लोगों को बताऊंगा, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो कुछ आप लोग आंसर कम से कम दे सकें। ये वाला जो आर्टिकल है ये इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन के बारे में बात कर रहा है, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को यहीं पर ही एक बार बता देता हूं। पाकिस्तान जो है वो हमारा पड़ोसी देश है, ये आप लोग यहां पर देखते हैं, ये हो गया पाकिस्तान। सबसे ज्यादा जो बॉर्डर टच करता है हमारी कंट्री के साथ में, वो टच करता है किसका, वो टच करता है बांग्लादेश का। ठीक है, आप लोगों से क्वेश्चन कई बार पूछा भी जाता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर चाइना, तीसरे नंबर पर पाकिस्तान। ठीक है, तो फिर होते हैं यहाँ पर नेपाल, और फिर होते हैं यहाँ पर म्यांमार, फिर होता है भूटान, और फिर होता है अफगानिस्तान। ठीक है, तो टोटल मिलाकर 7 कंट्री हमारी कंट्री के बॉर्डर को टच करती है, जिसमें से एक हमारा चहीता पाकिस्तान भी है। आखिर टच तो करेगा ही, क्योंकि हमारे में से ही तोड़कर निकाला गया है। तो इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशन पिछले 2-3 सालों से काफी खराब चल रहे हैं, तो अब इस रिलेशन को नॉर्मल करने की बात की जा रही है। एक तो जो नॉर्मल करने की बात की जा रही है वो बात की जा रही है जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर। ठीक है, लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडिया और चाइना के बीच में, और लाइन ऑफ कंट्रोल आप लोगों को देखने को मिलेगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल चाइना के बीच में और लाइन ऑफ कंट्रोल पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। अगर बात करते हैं तो फिलहाल दोनों के बीच में रिलेशन को नॉर्मल करने की बात की जा रही है। अब नॉर्मल कैसे कर रहे हैं, तो कई सारे स्टेप उठाए गए। अभी इनके द्वारा बोला गया कि कुछ ऐसी चीजें हम लोग इंडिया से खरीदेंगे, जैसे कॉटन वगैरह हो गया, और इसी के साथ में और कई सारी चीजें बोलेगी। तो इनके द्वारा डिसीजन लिया गया कि हम लोग ये चीजें खरीदेंगे, पर लेकिन फिर इनके द्वारा यू टर्न कर लिया गया, यानी कि फिर इनके द्वारा अगले ही दिन बोला गया कि हम लोग इंडिया से कुछ नहीं खरीदेंगे, क्योंकि 5 अगस्त 2019 में इंडिया ने आर्टिकल 370 चेंज कर दिया जम्मू एंड
कश्मीर का इशू, तो उसके चलते इन्होंने बोला कि इंडिया जब तक उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकालता है, फिर से रिस्टोर नहीं करता है आर्टिकल 370 को, तब तक हम लोग यहाँ पर चीजों को नहीं सुधारेंगे। ठीक है, तो ये बातें यहाँ पर बोली जा रही है। तो ये बिल्कुल फालतू की बातें अगर देखी जाए तो देखते हैं आगे सिचुएशन कैसे नॉर्मल हो पाती है, तो इसके बारे में तो कुछ बोल ही नहीं सकते। तो यहाँ पर काफी बड़ा जो मुद्दा रहता है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की मिलिट्री फोर्स है, पाकिस्तान में कई सारे और भी लोग हैं जो ऐसी हरकतें करते हुए नजर आते हैं। तो इसका मतलब ये कि आने वाले टाइम में जल्दी से लग नहीं रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशन है वो नॉर्मल होने वाला है। ठीक है, ऐसा यहाँ पर बोल सकते हैं आप लोग। ओके, तो इसके बारे में बात की जा रही है, तो हल्का सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। बाकी हम लोग कई बार इसके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, आइए अब आर्टिकल समझेंगे। यहाँ पर जो मैंने बोला ना, बड़ा ही प्यारा आर्टिकल है। तो ये आर्टिकल है बेसिकली किससे रिलेटेड, ये आर्टिकल है एग्रीकल्चर से रिलेटेड। तो एग्रीकल्चर में अगर रिफॉर्म के बारे में बात करें तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए, जब हम लोग 7वें शेड्यूल के अंदर जाएंगे, हमारी कंट्री में 3 लिस्ट रखी हुई है। सेंट्रल लिस्ट बोलते हैं, स्टेट लिस्ट बोलते हैं और कोरकंट लिस्ट बोलते हैं। एग्रीकल्चर जो आता है वो यहाँ पर आता है किसके अंदर, स्टेट लिस्ट के अंदर। ठीक है, याद रखिएगा। एजुकेशन जो आता है वो आता है कोरकंट लिस्ट के अंदर, और हेल्थ जो आता है वो आता है स्टेट लिस्ट के अंदर। एजुकेशन को 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके, यानी कि 42वां संविधान में संशोधन करके 1976 में इसको स्टेट लिस्ट में से कॉन्करेंट लिस्ट में डाला गया। अभी हमारी कंट्री में जो 15 फाइनेंस कमीशन है वो यहां पर बोल रहे हैं कि हेल्थ को, क्योंकि कोरोना वायरस की कंडीशन आप लोग देखते हैं, तो हेल्थ को भी कॉन्करेंट लिस्ट में लेकर हम लोग को आना चाहिए, क्योंकि हेल्थ भी आज के में स्टेट का सब्जेक्ट है, ताकि सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर काम कर सके। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें जो आप लोगों को पता होना चाहिए। और एग्रीकल्चर कहां पर है, एग्रीकल्चर भी हमारी कंट्री में आप लोगों को स्टेट लिस्ट के अंदर देखने को मिलेगा। तो आज की डेट में अगर एग्रीकल्चर के बारे में बात करें तो उसमें रिफॉर्म करना चाहिए, तो इंश्योर करना चाहिए फार्मर के लिए भी कि प्रॉपर हेल्प मिले, और कंज्यूमर के लिए भी, क्योंकि आज के दिन में जो हमारी थाली में जो रोटी आती है निकल के, वो इन किसानों की बदौलत ही देखने को मिलती है। अगर किसान ही किसी कंट्री में खुश नहीं होंगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो ये काफी बड़ा मुद्दा आप लोग बोल सकते हैं। तो इसके बारे में कई सारी बातें इनके द्वारा की जा रही है। पहले आप लोग ये वाला ग्राफ देखिए। आजादी के टाइम पर लगभग अगर आप लोग देखेंगे 1950 में हमारी कंट्री में जो ग्रोथ में एक तरीके से हमारी कंट्री में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन हुआ करता था, वो सबसे ज्यादा हुआ करता था। लगभग 50% हमारी कंट्री में जो ग्रोथ थी, यानी कि जीडीपी थी, उसमें 50% एग्रीकल्चर से निकल कर आता था। बाकी का सर्विस सेक्टर से निकल कर आता था 30% के करीब, और बाकी का 10-15 के करीब आता था यहाँ पर जो आप लोगों को इंडस्ट्री से निकल कर। पर आज की डेट में अगर आप लोग देखेगा, ये अगर 2010 की भी मैं आप लोगों से बात करूं, हालांकि अब तो और भी चेंज हो चुका होगा यहाँ पर, ये यहाँ पर एग्रीकल्चर जो सबसे नीचे आ गया। जीडीपी में ओनली 14% के करीब एग्रीकल्चर रोल प्ले कर रहा है, इंडस्ट्री 27% और सर्विस लगभग 60% के करीब। तो ये एक पैटर्न आज के दिन में हमारी कंट्री में आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जो है वो काफी हद तक कम हो गया है, ऐसा यहां पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर जो है ये काफी हद तक रोल प्ले कर रहा है, कम रोल प्ले कर रहा है अगर ग्रोथ में बात करें। पर लेकिन कंडीशन क्या है, कंडीशन काफी खराब है। एग्रीकल्चर के ऊपर लगभग 50% से भी ज्यादा हमारी कंट्री की पॉपुलेशन डिपेंड है, पर लेकिन ये 50% से ज्यादा पॉपुलेशन डिपेंड है, पर लेकिन 14% ओनली ग्रोथ में ये रोल प्ले कर रहा है। तो बहुत सारी पॉपुलेशन जो है, इससे पता चलता है कि ये काफी एक गलत एरिया में लगी हुई है, जिसके चलते ग्रोथ नहीं आता है वहां से निकलकर। ग्रोथ सबसे ज्यादा कहां से निकल कर आ रहा है, ये आ रहा है सर्विस सेक्टर से निकलकर, और इसमें काफी कम पॉपुलेशन है। तो यानी कि काफी कम पॉपुलेशन काफी ज्यादा पैसा कमा रही है, और काफी ज्यादा पॉपुलेशन काफी कम पैसा कमा रही है, ऐसा आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। अगर बात की जाए, ये लेक्चर आप लोगों ने देखा होगा शायद किसी ने, तो क्योंकि काफी प्यारा आर्टिकल मैंने डिस्कस किए थे। यहाँ पर 3 सेक्टर होते हैं इकोनॉमी के, पहला बोलते हैं प्राइमरी सेक्टर, दूसरा बोलते हैं सेकेंडरी, और तीसरा बोलते हैं टर्सरी सेक्टर। नॉर्मली अगर कोई इकोनॉमी बढ़ती है तो वो ऐसे बढ़ती है कि प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी सेक्टर और फिर टर्सरी सेक्टर पर जाते हैं। मतलब क्या है, मतलब यहां पर यह कि प्राइमरी सेक्टर में होता है रॉ मटेरियल, जैसे खेतों में से आप लोग निकाल कर लेकर आते हैं रॉ मटेरियल। आप लोग खेतों में से गेहूं निकाल कर लेकर आए, फिर आप लोगों ने ब्रेड बना दिया, तो ब्रेड बनाने का काम कहां होगा, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में होगा। तो यानी कि खेतों में से गेहूं आया, ब्रेड बनाया गया कंपनी के अंदर, यहां पर किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर, और फिर आप लोगों ने सर्विस प्रोवाइड करा दी, यानी कि मार्केट में इसको बेच दिया ले जाकर। तो ये 3 सेक्टर होते हैं। नॉर्मली कोई भी कंट्री में तीनों सेक्टर ऐसे चलते हैं कि यहां से रॉ मटेरियल आया, यहां मैन्युफैक्चरिंग में पहुंचा, और यहां बेसिकली ये सर्विस प्रोवाइड करा दी। हमारी कंट्री में ये अब तक गायब था लगभग। ठीक है, यानी कि प्राइमरी सेक्टर है हमारी कंट्री में, जिसमें काफी अच्छे खासे रॉ मटेरियल निकाल कर लेकर आते हैं। अब इससे सीधा हम लोगों ने जो जंप किया, वो हमारी कंट्री की अर्थव्यवस्था में हम लोगों ने प्राइमरी से टर्सरी सेक्टर पर जंप किया। टर्सरी सेक्टर पर जंप होने की वजह से हमारी कंट्री में प्रॉब्लम ये निकल कर आ रही है कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी काफी कम है, बाहर से बने बने सामान हम लोग खरीद कर लेकर आते हैं, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में लोगों को
जॉब काफी कम मिल पाई, क्योंकि जो सेकेंडरी सेक्टर है, जिसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी आप लोग बोल सकते हैं, ये सेक्टर हमारी कंट्री में ज्यादा डेवलप नहीं हुआ। चाइना में ये ह्यूज डेवलप हो गया, चाइना की इकोनॉमी बिल्कुल ऐसी चली, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्सरी। तीसरा सेक्टर जो होता है सर्विस वाला सेक्टर होता है, जैसे मैं आप लोगों को सर्विस प्रोवाइड करा रहा हूं, आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, डॉक्टर हो गया, वकील हो गया, तो ये सारी सर्विस प्रोवाइड कराने वाली बात होती है। तो तीसरा होता है टर्सरी सेक्टर। तो ये सेक्टर काफी शानदार बढ़ा हमारी कंट्री का। मैंने अभी आप लोगों को दिखा ना सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर लगभग 60% हमारी कंट्री में जीडीपी में ग्रोथ प्ले कर रहा है, ठीक है। और जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो काफी कम यहां पर रोल प्ले कर रहा है। तो इसी के चलते हमारी कंट्री में प्रेजेंट गवर्नमेंट के द्वारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम लाया गया। मेक इन इंडिया प्रोग्राम जैसी एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही थी वैसी चीजें फुलफिल नहीं कर पाया। तो अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान हम लोग लेकर आए, तो अभी देखते हैं चीजों को कैसे आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें हैं जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी आगे बढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि अगर आज के दिन में हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में अगर बात करते हैं तो स्टेट को फोकस देकर चलना चाहिए, क्योंकि स्टेट का सब्जेक्ट है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर जो मल्टीपल मार्केट के ऊपर फोकस देना चाहिए, उसमें इंटरवीन करना चाहिए। इसी के साथ में क्रिटिकल इन्वेस्टमेंट इसके अंदर आना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर बहुत फार्मर और जो कंज्यूमर है दोनों को इसका फायदा मिलना चाहिए, यानी कि एग्रीकल्चर में एक अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आप लोगों को करना पड़ेगा। क्योंकि अगर बात करें कई सारे जो लिमिटिंग फैक्टर है उनके बारे में बात करें, जैसे कि अगर बात करें वेदर के बारे में, अपने हाथ में तो है नहीं कि मौसम कैसा रहेगा, सूखा पड़ेगा या फिर काफी अच्छा मानसून रहने वाला है, ठीक है। सोइल की फर्टिलिटी काफी बड़ा रोल प्ले करती है। अभी फिलहाल जो है सोइल जो है वो बंजर होती जा रही है, क्योंकि हम लोग एक ही खेती उगा रहे हैं वहां पर, क्योंकि उसका मार्केट में प्राइस अच्छा मिलता है, तो इसके चलते दिक्कतें देखने को मिल रही है। अगर बात करें यहाँ पर वाटर अवेलेबिलिटी के बारे में, तो ये भी काफी कम रहता है, जो कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है खेतों के लिए हमारी कंट्री में। सूखे की वजह से कई सारी जो खेती है वो बर्बाद हो जाती है। तो ये सारी चीजें जो है इसमें राइट पब्लिक इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, अगर रियलिटी में आप लोग प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि ढंग से आप लोगों को इसके ऊपर खर्च करना पड़ेगा अगर आप लोग इसका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में बात करें तो इंडस्ट्री में क्या होता है, अगर उनको लगता है प्रॉफिट उनको बढ़ाना है एक तरीके से, तो वो क्या करेंगे, तो इनपुट कॉस्ट वो काफी कम कर देंगे, ठीक है। यानी कि एक तरीके से क्या करेंगे, कट कर देंगे प्राइस। जैसे कि जो अगर मान लीजिए कोई वर्कर काम कर रहे हैं तो वर्कर को कम सैलरी देने स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। कुछ वर्कर को निकाल भी देंगे, काम जो वर्कर ऑलरेडी है उनसे ज्यादा काम लेना स्टार्ट कर देंगे, लो क्वालिटी का मटेरियल लगाना स्टार्ट कर देंगे। तो कई सारी ऐसी चीजें आप लोगों को देखने को मिलती है। अगर कोई इस तरीके से कॉम्पिटेटिव माहौल में नहीं आएगा तो फिर मार्केट से आउट हो जाएगा, क्योंकि पता चला कोई उस चीज को 50,000 रुपए में बेच रहा है और दूसरे वाला वही चीज जो है वो 5,000 रुपए में बेच रहा है, क्वालिटी दोनों की बराबर है, तो फिर यहां पर दिक्कतें देखने को मिल जाती है, ठीक है। तो उसके बारे में यहां पर बेसिकली बात की जा रही है। आज की डेट में अगर आप लोग बात करते हैं इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में, तो हमारी कंट्री में कई बार प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। एक फैमिली है, उसमें टोटल मिलाकर 5 लोग हैं, 5 लोग एक फैमिली के काम कर रहे हैं उस खेती में, तो यहां पर उस खेती को 2 लोग भी संभाल सकते हैं, पर लेकिन पांचों के पांचों लगे हुए हैं। तो इसके चलते मैक्सिमम जो एग्रीकल्चर पर बर्डन आता है कि यहां पर 2 आदमी काम कर सकते हैं और 5 आदमी काम करें, 2 आदमी कहीं और जाकर काम करें, कुछ और काम धंधा ढूंढे, तो इसके चलते सोल्यूशन निकल सकता है। पर लेकिन नॉर्मली ऐसी व्यवस्था हमारी कंट्री में देखने को नहीं मिलती है। तो इसके चलते कई बार ये है कि अदर फार्म या नॉन फार्म एक्टिविटी अगर करें तो ज्यादा बेटर रहता है। हमारी कंट्री में 9 करोड़ के करीब जो रूरल फैमिली है आज के डेट में, ठीक है, वो मेन इनकम जो है उनकी वो अनस्किल्ड, मेन अनस्किल्ड यानी कि उनके पास में कोई स्किल नहीं है, खेती वगैरह कर लेते हैं, तो मैनुअल लेबर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो स्किल्ड प्रोग्राम प्रोवाइड कराना भी काफी बड़ा रोल है। 4 करोड़ के करीब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, यानी कि बहुत ह्यूज जनता आज के डेट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंड है। पर लेकिन एग्रीकल्चर का आउटपुट इतना आता ही नहीं है कि इतने सारे लोग जो है उसके ऊपर सर्वाइव कर सकें, इसलिए बहुत सारे लोग आज के डेट में दिक्कत में आते हैं और खेती को छोड़ छोड़कर जाने की कोशिश करते हैं। 86% अगर फार्मर की आप लोग बात करें, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो कि वेयर हाउस की जो फैसिलिटी है वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। आप लोग एक बात सोचिए, बड़ी ही प्यारी सी एक चीज आप लोगों को देखने को मिलेगी। ये देखिए यहाँ पर अगर आप लोगों से मैं बात करूं, एक किसान है जिसने अपने खेतों में आलू उगाए, ठीक है, उसने आलू उगाए यानी कि पोटैटो अपने खेतों में उगाए। ये जो आलू इसने अपने खेतों में उगाए, अब इसको ये मार्केट में ले जाकर बेचने हैं। देखिए आलू लगाने का सीजन रहेगा, एक सीजन में सबने आलू लगाए होंगे, अब वो सब उसको मार्केट में लेकर जाएंगे एक साथ में जितने भी किसान हैं। अब मार्केट में आलू की भरमार रहेगी, तो मार्केट में आलू का प्राइस जो है वो काफी डाउन हो जाएगा, क्योंकि अवेलेबिलिटी काफी ज्यादा है। अगर सोचिए इनके पास में अपने खुद के वेयर हाउस है, गोडाउन है, जहां पर ये अपना आलू सिंगवा कर रख सकते हैं कुछ लंबे समय तक का, तो उससे फायदा क्या होगा, उससे फायदा ये होगा सारे किसानों को एक साथ मार्केट में आलू ले जाने की जरूरत नहीं है। तो ये जब मार्केट में आलू की कमी पड़ेगी उस टाइम पर अगर लेकर जाएं तो इनको प्राइस काफी अच्छा खासा मिलेगा, एक हाई प्राइस आप लोगों को देखने को मिलेगा। पर लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है हमारी कंट्री में किसानों के पास में, उनके पास में अपने प्रोडक्ट को रखने के लिए कोई प्रॉपर अर्थव्यवस्था, कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, जिसके चलते दिक्कत निकलकर सामने आती है। अगर व्यवस्था अच्छी हो चीजों को रखने के लिए यहाँ पर, तो तब कोई प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। तो इसीलिए किसानों के लिए ये फैसिलिटी इन्वेस्टमेंट कर ही लाई जाएगी, तो इसके ऊपर बात करनी चाहिए। क्योंकि जब सब सारे किसान अगर आलू टमाटर जो भी हो रहे हैं खेतों से लेकर चले गए
गए तो ये मार्केट में गए तो मार्केट में सेम टाइम पर भरमार हो जाएगी, तो इनको सही से उसका प्राइस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये दिक्कत के बारे में हम लोग को बात करनी चाहिए। वेयर हाउस यहाँ पर ये सोल्यूशन निकाल सकती है। ये क्वेश्चन यूपीएससी के द्वारा पूछे जा चुके हैं और आगे भी किसी न किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हमारी कंट्री में जो एमएसपी है वो बेसिकली जो कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ये यहाँ पर इसको डिसाइड करते हैं, जो कि 1985 में स्टैब्लिश किया गया था। वैसे एग्रीकल्चर जो प्राइस कमीशन है ये 1965 में स्टैब्लिश किया गया था, जो कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर काम करते हैं। आखिर ये कहां से आया निकलकर? हमारी कंट्री में ग्रीन रिवॉल्यूशन निकल कर आया। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में नॉर्मली हमारी कंट्री जो थी वो दूसरी कंट्री के ऊपर डिपेंड हुआ करती थी यार, पर लेकिन हमारी कंट्री ने ग्रीन रिवॉल्यूशन लाकर ये दिखा दिया कि हम लोग अपने पैरों पर खड़े हो सकते हैं। पर लेकिन उस ग्रीन रिवॉल्यूशन के चक्कर में कई सारी उल्टी सीधी प्रैक्टिस हम लोगों ने अडेप्ट कर ली, जिसके चलते गवर्नमेंट का काफी बड़ा रोल प्ले रहा है यहाँ पर। वो क्या था? अगर आज के डेट में हमारी कंट्री में सरप्लस एग्रीकल्चर हो रही है, मान लीजिए वो है गेहूं, ठीक है, व्हीट हो गया वो, ठीक है, और राइस हो गया, चावल। तो अगर गेहूं और चावल हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं तो गवर्नमेंट के द्वारा बोला गया कि हम आप लोगों का गेहूं और चावल खरीदेंगे। तो ये किस पर खरीदेंगे? ये मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदेंगे। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो एमएसपी होता है उस पर हम लोग प्रोडक्ट खरीदेंगे। क्यों खरीदेंगे? क्योंकि फिर हम लोग को जो गरीब सेक्शन है सोसाइटी का, जैसे फूड सेफ्टी एक्ट है उसके तहत हम लोग उनको खाना बांटेंगे। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत अगर उनको हम लोग खाना बांटेंगे जाकर ले जाकर, तो ये तभी यहाँ पर सबको मिल पाएगा जब हम लोग आप लोगों से मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खाना खरीदे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब क्या है कि इतना पैसे तो कम से कम किसानों को दें कि उनकी लागत निकल जाए और थोड़ा बहुत प्रॉफिट देखने को मिले। अगर मार्केट में सस्ता है तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर ले जाकर अपना सामान बेच देते हैं। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो फार्मर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा जब बम्पर क्रॉप होती है, ठीक है, तो बम्पर क्रॉप जो उस टाइम पर होती है तो कम से कम अगर बात करें यहाँ पर जो किसान है उनकी सिक्योरिटी के बारे में बात करेगा, जो कि पास्ट में नहीं देखने को मिली है। अगर किसानों की सिक्योरिटी रहे कि यहाँ कोई ऐसा बम्पर प्रोडक्शन हो रहा है तो उनको उसका फायदा देखने को मिलेगा। ग्रीन रिवॉल्यूशन ने यहाँ पर काफी सारे डिस्ट्रक्शन के भी बीज लगा दिए, यानी कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो निकल कर आया हमारी कंट्री में, उसके बाद में हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर लास्ट 30 सालों में लगभग 3 लाख के करीब किसान सुसाइड कर चुके हैं। ये काफी बड़ा एक बेकार आप लोग डेटा बोल सकते हैं अगर अपनी कंट्री में इनके बारे में बात की जाए। जो वाटर टेबल है वो नीचे जा रही है, वाटर की क्वालिटी भी यहाँ पर डिक्रीज हो रही है। किसान जो है वो क्या करते हैं, एक्सपेंसिव जो फर्टिलाइजर केमिकल वगैरह खरीद कर लेकर आते हैं अपनी आउटपुट बढ़ाने के लिए, खेतों में ले जाकर उसको डालते हैं। जो उनकी कल्टीवेशन कॉस्ट है उसको अगर बात करें, बाकी उनका जो आउटपुट को बढ़ाने के लिए, पर लेकिन उतना आउटपुट बढ़ नहीं पाता है जितना एक्सपेक्टेशन करते हैं। तो किसान क्या करते हैं, बाद में किससे उधार लेकर खेतों में बीज डाला, ये उधार लेकर वहां पर उसमें खेतों में फर्टिलाइजर यानी कि खाद डाला, बाद में पता चला बारिश आ गई, सूखा पड़ गया बहुत ज्यादा है, वहां पर बाढ़ आ गई तो चीजें बर्बाद हो जाती हैं। तो इसके चलते बहुत प्रॉब्लम देखने को मिलती है। 90% जो इंडियन वाटर है वो खेती के अंदर बेसिकली कंज्यूम किया जाता है, ठीक है। इसमें बात करें तो 80% जो है वो चावल, गेहूं और गन्ने के ऊपर हमारा पानी जाता है। याद रखना, जो 90% पानी खेती में यूज किया जा रहा है उसमें से 80% जो है वो राइस, गेहूं और जो शुगर कैन यानी कि गन्ने के अंदर जा रहा है। तो बाकी की जो दूसरी क्रॉप है उनमें तो नहीं जा रहा है। रीजन क्या है, यहाँ से आउटपुट अच्छा मिलता है, यानी किसान यहाँ से पैसा कमा पाते हैं। तो ये मेन प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो वाटर इंटेंसिव जो क्रॉप है उसमें अगर हमारे किसान लगे हुए हैं तो इससे दिक्कत और आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। एक आर्टिकल याद होगा हम लोगों ने मॉर्निंग वाली वीडियो में डिस्कस किया था कि अभी हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा 7,000 रुपए देने की बात की जा रही है अगर कोई जो पेडी यानी कि राइस है उसको छोड़कर दूसरी किसी एग्रीकल्चर पर जाकर शिफ्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसमें 24 घंटे पानी भरा होना चाहिए, उसमें अच्छा खासा पानी रहेगा तभी वो खेती जो है वो सर्वाइव कर पाएगी। और उन एरिया में पानी डालना जिन एरिया में ऑलरेडी पानी की बहुत ज्यादा कमी है तो कैसे काम चलेगा। तो इसीलिए यहां पर बात की जाती है कि वाटर इंटेंसिव जो क्रॉप है यहाँ पर कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के द्वारा ही सपोर्ट की गई है, क्योंकि एश्योर्ड प्राइस देते हैं। अगर उससे हटाकर आप लोग दूसरी जो क्रॉप है उन पर भी अगर एश्योर्ड प्राइस आप लोग देने स्टार्ट कर दें, जैसे कि आप लोग बोल सकते हैं कि न्यूट्रिशन वाले सीरियल्स हो गए, ठीक है, जैसे कि मिलेट्स होगी, दाल वगैरह होगी, पल्सेज होगी, ऑयल सीड हो गए, अगर इन पे भी आप लोग सपोर्ट प्रोवाइड कराना स्टार्ट कर दें तो लोग इनको लगाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि उनको तो बेसिकली एट द एंड ऑफ द डे पैसा होना चाहिए, अपनी जिंदगी चलनी चाहिए। अगर वही नहीं चलेगी तो कैसे काम चलेगा। तो गवर्नमेंट को दूसरे प्रोडक्ट पर भी एमएसपी देना स्टार्ट कर देना चाहिए ताकि और अच्छे से चीजों को इंप्लीमेंट किया जा सके। इसी के साथ में गवर्नमेंट के बारे में अगर बात करते हैं आप लोग तो इसके द्वारा बात की जा रही है कि गवर्नमेंट यहां पर मस्ट इंक्लूड द प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन। तो प्रोक्योरमेंट ऑपरेशन में गवर्नमेंट को इनको इंक्लूड करना चाहिए ताकि अगर गवर्नमेंट खरीदेगी तो लोग इनको लगाएंगे भी, ठीक है। तो गवर्नमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, आंगनवाड़ी में जो सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन की बात करें या फिर स्कूल में मिड डे मील स्कीम की बात करें, ये सारे ये यहाँ पर खेतों से ही निकल कर आते हैं। अगर ढंग से हम लोग फैसिलिटी प्रोवाइड कराएंगे तो एक तरीके से माल न्यूट्रिशन, कुपोषण का शिकार और इसी के साथ में डायबिटीज यानी कि मधुमेह की जो बीमारी है उनको भी हम लोग कंट्रोल कर पाएंगे काफी अच्छे लेवल पर लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिलता है क्योंकि सही डायरेक्शन में हम लोग अपना इनपुट नहीं लगा रहे हैं, ठीक है।
तो बोला जा रहा है कि अगर स्टेट जो है वो यहाँ पर आज के दिन में बात करें हमारी कंट्री में 2447 के करीब मंडी है, 4843 के करीब सब मंडी है। तो अगर हर एक किसान को आप लोगों को फायदा पहुंचाना है इन सब चीज़ों का, तो बात ये की जा रही है कि आप लोगों को जो आज के दिन में 17% ऑफ जो फार्म प्रोड्यूस है वो यहाँ पर मंडी में जाता है, यानी कि ओनली 17%। ठीक है, अगर बात करें बहुत सारे किसान हैं मंडी में नहीं जा पाते हैं क्योंकि उनके आसपास वाले एरिया में मंडी नहीं है। अगर नॉर्मल तरीके से आप लोग देखिए हमारी कंट्री मैंने बताया 2477 के करीब मंडी है, 4843 के करीब सब मंडी है। पर लेकिन नॉर्मली अगर 5 किलोमीटर के एरिया में मंडी लाई जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा और इसके लिए 42,000 के करीब मंडी हम लोग को लगानी पड़ेगी। तो ये अर्जेंट रिफॉर्म की जरूरत है ऐसी कि हम लोग मंडी यहाँ पर ला सकें और उनमें काम कर सकें। यूनाइटेड नेशन एस्टिमेशन ये करता है कि 2050 तक का 800 मिलियन के करीब लोग जो हैं इंडिया के अंदर गाँव में रहने वाले हैं। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी गाँव। तो गाँव में अगर रहेंगे तो उनका जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंसी रहेगी, तो एग्रीकल्चर को हम लोगों को अच्छे लेवल पर लेकर चलना पड़ेगा ताकि उसको स्ट्रेंथन किया जा सके। अगर ये काम हम लोग नहीं कर पाते हैं तो काफ़ी बड़ी दिक्कत हम लोग को आने वाले टाइम में देखने को मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर उस तरीके से प्रोडक्टिविटी नहीं दिखा रही है जैसे एक्सपेक्टेशन लगाई जा रही है, तो दिक्कत तो देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग आइडिया रख सकते हैं। बोलते हुए भी सांस चढ़ रहा है थोड़ा सा आज, चलिए कोई नहीं। ठीक है, आगे बात करते हैं यहाँ पर बियॉन्ड जीरो सम। जीरो सम का मतलब क्या होता है? देखिए, अगर 2 पर्सन अगर किसी रेस में दौड़ेंगे तो एक पर्सन जो है वो जीतेगा, ठीक है, और एक पर्सन जो है हारेगा। अगर इसको प्लस पॉइंट दिया जाए +1 और इसको -1 दिया जाए तो इसका मतलब क्या होगा? जब दोनों को जोड़ोगे तो जीरो आएगा सब। ठीक है, यानी कि कुछ प्रोडक्टिव नहीं हुआ। ऐसा तो नहीं हुआ कि दोनों एक साथ में जीत गए। ठीक है, ऐसा नहीं हुआ। तो जीरो सम का गेम यही होता है कि किसी के साथ में अगर रिलेशन आप लोग बना रहे हैं, कुछ भी आप लोग कर रहे हैं, तो आप लोग उसको कुछ देंगे, वो आप लोग कुछ देगा, तो वो एक तरीके से, तो चीजें एक तरीके से ऐसे होती हैं कि एक को कुछ मिल गया, ठीक है, तो दूसरे को कुछ ना कुछ घटेगा, तो उससे दूर निकलना चाहिए। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर मान लीजिए अगर 2 कंट्री आपस में रिलेशन बना रही है तो वो बोले कि तुम मेरी हेल्प करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तभी आगे बढ़ेंगे। पर लेकिन उससे थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि जो गरीब कंट्री है आज के दिन में, उनके पास में पैसा तो है नहीं, उनके पास में टेक्नोलॉजी तो है नहीं, उनके पास में रिसर्च स्टडी तो की नहीं गई है, तो वो अमीर कंट्री के ऊपर डिपेंडेंट रहती है टेक्नोलॉजी और फंड के मामले में। तो अगर अमीर कंट्री टेक्नोलॉजी और फंड यहाँ पर दे दे तो चीजें नॉर्मल हो सकती है। ये काफी प्यारी एक न्यूज आप लोग बोल सकते हैं, इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। ऑल ओवर वर्ल्ड में पर कैपिटा एमिशन की बात करें, पर कैपिटा एमिशन यानी कि जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड हमारी कंट्री में निकलती है, अगर हम लोग देखें कि एक इंसान के हिस्से में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड आती है, तो उस मैटर में आप लोग देखिए कि इंडिया की जो पोजीशन है वो काफ़ी लो है। यानी कि पर कैपिटा एमिशन जो है हमारी कंट्री का वो काफ़ी नीचे है, क्योंकि इतना ज़्यादा एमिशन होता ही नहीं है। बहुत कम लोग हैं जो आज के दिन में आप लोगों को देखने को मिलेंगे जो क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, वो यूज़ करें। ये देखिए आप लोग स्लाइड यहाँ पर, जैसे आज के दिन में अगर कार यूज़ कर रहे हैं, एयर कंडीशन यूज़ कर रहे हैं, बिग प्रॉपर्टी, एविएशन यूज़ कर रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए, तो ये लोग हमारी कंट्री में ज़्यादा नहीं है, बहुत कम पॉपुलेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसके चलते हमारी कंट्री में पर कैपिटा जो एमिशन है वो काफ़ी कम है। ये प्रॉब्लम एक आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, पर कैपिटा एमिशन इसकी वजह से भी काफ़ी कम है हमारी कंट्री में। अगर बात की जाए दूसरी साइड में, अगर ओवरऑल दिखा जाए जो भी एमिशन हमारी कंट्री में निकल कर आ रहा है, उसमें हम लोग तीसरे नंबर पर है। टॉप पर है चाइना, दूसरे नंबर पर यूएसए, तीसरे नंबर पर इंडिया। यानी कि पर कैपिटा के हिसाब से देखा जाए कि हर एक इंसान के हिस्से में कितना आता है, तो वो कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि काफी बड़ी पॉपुलेशन है हमारी कंट्री, वर्ल्ड में दूसरी मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। पर लेकिन अगर टोटल देखेंगे पर कैपिटा हिसाब से कम आ रहा है, पर टोटल मिलाएंगे तो इतनी सारी पॉपुलेशन है, उनको एक जगह इकट्ठा करके जोड़ेंगे तो फिर ये जो एमिशन निकल कर आ रहे हैं ये काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं और वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर हम लोग आ जाते हैं। पर फिर भी हमारी कंट्री बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गरीबी रेखा के नीचे जी रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर अभी ये न्यूज़ किस लिए है, यूएसए के जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं जिनका नाम है जॉन कैरी, वो इंडिया की विजिट पर आए और कहीं ना कहीं जो बाइडन जो मिलने वाले हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से, तो उससे पहले एक माहौल बना रहे हैं यहाँ पर ये। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म पॉलिसी अप्रोच क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात करें तो इंडिया जो है आज के डेट में अगर स्टडी के बारे में आप लोग बात करें तो काफ़ी सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं। ठीक है, बात करें अगर इंडिया के बारे में, डेवलपमेंट के बारे में, तो प्रेजेंट टाइम पर स्टडी जो है उसमें अगर देखेंगे कार्बन डाइऑक्साइड जो एमिशन है हमारी कंट्री में, तो टॉप 5 ग्लोबल में हम लोग आते हैं अगर टोटल देखेंगे। ठीक है, पर लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में जो एनर्जी पॉवर्टी देखने को मिलेगी और यहाँ पर अंडर डेवलप लोग देखने को मिलेंगे। यानी कि कुछ ही लोग जो है फायदा उठा रहे हैं, बाकी लोग जो है वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आज के डेट में काफी लार्ज स्केल पर स्टॉर्म कई बार आप लोग देखने को मिलता है। प्रोडक्टिविटी यहाँ पर कम होती जा रही है किसानों की, सूखा पड़ता हुआ नजर आ रहा है, हीट वेव, काफी गर्मी देखने को मिलती है, आगे आगे भी जैसे गर्मी आएगी देखना आप लोग। इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है टोटल एनुअल एमिशन में, वो बेसिकली टोटल जो है वो काफी अच्छा खासा है, मैंने बोला तीसरे नंबर पर है। ठीक है, ओवरऑल अगर देखेंगे तो काफी अच्छा खासा है।
पर लेकिन अगर बात की जाए, ये कोई अनसरप्राइजिंग नहीं रहेगा कि काफ़ी बड़ा यहाँ पर अभी एक तरीके से लोग जो लगे हुए हैं, डेवलप कंट्री भी, कि इंडिया भी ज्वाइन करे बिग इकोनॉमी को, ताकि जीरो एमिशन लाया जा सके। यानी कि हमारी कंट्री पर भी प्रेशर बनाया जा रहा है कि हम भी जीरो एमिशन लेकर आ सकें, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग एमिट करते हैं उतना ही कुछ ऐसा करें कि कम से कम उसके इक्विवेलेंट हम लोग कुछ चीज़ों को अच्छा कर सकें। कहते हैं कि अगर 50 पेड़ आप लोगों ने काटे हैं तो कम से कम 50-51 पेड़ आप लोग लगाइए भी, तभी जाके चीज़ें नॉर्मल होगी। मिस्टर कैरी जो है यहाँ पर ये एक्सप्लोर कर रहे हैं पॉसिबिलिटी कि कैसे ग्रीन टेक्नोलॉजी जो इनिशिएटिव है उसको आगे लेकर चल सके। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ साफ पैसे देने से मना कर दिया था कि मैं किसी को एक भी रुपया नहीं दूंगा, ठीक है, जिसको जो भी करना है अपने आप करो। पर लेकिन यहाँ पर अभी जो बात की जा रही है, रोड मैप जो है वो जॉन कैरी जो है ये लेकर आ रहे हैं ताकि सपोर्ट किया जा सके प्रोवाइड, ठीक है। क्योंकि देखिए अमीर कंट्री जो है उन्होंने खूब दबाकर एयर कंडीशनर गाड़ी, एक एक घर में 4-4 गाड़ी, एक एक घर में 4-4 एयर कंडीशनर, खूब अच्छी चीज़ों को एंजॉय किया। तो अच्छे से उनके द्वारा जो हरकतें की गई हैं उसकी वजह से टेम्परेचर काफ़ी लार्ज स्केल पर बढ़ रहा है। तो हमारी कंट्री में तो किसी ने ऐसा कुछ यूज़ नहीं किया है, तो हमारी कंट्री में बहुत कम लोग ऐसा यूज़ करें, तो उसका खामियाजा भुगतना सबको पड़ता है। तो इस तरीके से देखने को कोशिश कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, जो उनके द्वारा ये बेसिकली अभी बोला गया कि मीटिंग काफ़ी पॉजिटिव रही। तो एक तरीके से नॉट जस्ट इमर्जिंग जो नेशन है एज वेल एज आज के दिन में अगर बात करेंगे तो जैसे पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट के बारे में बोला गया था कि फंडिंग भी आप लोगों को लेकर आनी है और टेक्नोलॉजी भी, यानी कि अगर जो अमीर कंट्री है, ठीक ठाक कमाने वाली कंट्री है, अगर वो फंडिंग और टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करा दे तो कई सारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम लोग निकाल सकते हैं। बिगेस्ट जो क्राइसिस है टुडे आज के टाइम में वो आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे यूएसए हो गया, यूके हो गया, यूरोपियन यूनियन हो गया, इनके द्वारा दबाकर कोयला जलाया गया, दबाकर सारी चीजें की गई, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिली। तो जो डेवलपिंग वर्ल्ड है यहाँ पर फंड, उसके बारे में बात करें तो उसको फंड बेसिकली ट्रांजिशन करना चाहिए जो बेसिकली गरीब कंट्री है उनके लिए। तो यहाँ पर अगर इंडिया को बोला जाए कि कमिट कर रहे हैं जीरो डेडलाइन, ठीक है, तो अभी इंडिया उस पोजीशन में नहीं है। अगर बात करें पोस्ट पेंडेमिक डेवलपमेंट, जो काफ़ी सारी दिक्कतें देखने को मिली अभी रिसेंटली, ठीक है, इस तरीके से अगर बात करें इम्पैक्ट क्या है जो प्रोजेक्शन डिसीजन का हो सकता है कि डिफोरेस्टेशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो ये चीज़ों को हम लोग को सुधारना पड़ेगा थोड़ा सा। कोविड-19 के चलते लास्ट ईयर सेंटर के द्वारा जो अभी बोला गया था कि एक तरीके से इन्वायरमेंट क्लियरेंस दिया गया कई सारे प्रोजेक्ट को। ये प्रोजेक्ट जो थे बोला गया कि इन्वायरमेंट पर काफ़ी नुकसान पहुंचेंगे, फिर भी हम लोगों ने इनको क्लियरेंस दे दिया। कोयले का अगर बात करें जो प्लांट है वो अडेप्ट किए जा रहे हैं यहाँ पर, तो स्ट्रिक्ट पोल्यूशन कंट्रोल की बात की जा रही है, वो हम लोगों ने थोड़ी सी कहीं ना कहीं ढील बरत दी उसके लिए, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर ढंग से नहीं चीज़ों को लेकर चला गया, ठीक है, तो स्ट्रिक्ट होना था पर लेकिन हम लोगों ने उसको एक्सटेंड कर दिया। इसी के साथ में अगर बात करें इन्वायरमेंट इम्पैक्ट प्रोजेक्ट के बारे में, जो इन्वायरमेंट पर ह्यूज इम्पैक्ट डालते हैं तो उस पर हम लोग को रिस्ट्रिक्ट रहना चाहिए था, तो उसको भी हम लोगों ने ढील बरत दी, ये चीज़ें बोली जा रही हैं। तो इसके चलते सिचुएशन देखते हैं क्या बनती है आगे चलकर। फ्यूल प्राइस टैक्स लगाने की वजह से काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। इसी के साथ में नो स्पेसिफिक इन्वायरमेंटल डिविडेंड आप लोगों को देखने को मिलेगा। पुअर आर द वर्स्ट बाय द इन्फ्लेटरी इफेक्ट, अगर कल को किसी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो गरीब लोग सबसे ज़्यादा मारे जाते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया। तो सिचुएशन को कैसे संभालना है समझना पड़ेगा। अभी आगे चलकर यूएन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज जो कि ग्लासगो यानी कि यूके के अंदर ये होने वाला है, ठीक है, तो इसके चलते क्या क्या चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। तो डोमेस्टिक क्लाइमेट जो चेंज है उसके ऊपर फोकस देना है, ग्रीन डेवलपमेंट हम लोग को लेकर चलना है, बाकी जो कई सारे सेक्टर उसमें मिलकर हम लोग काम करेंगे। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि रिच कंट्री जो है वो यहाँ पर हेल्प करनी चाहिए उनको आज के डेट में जो दूसरी कंट्री है, क्योंकि बोला जा रहा है कि यूएन के द्वारा बोला गया था कि आज के डेट में बात करें तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है जिसको बोला जाता है कि यूएन फ्रेमवर्क के तहत यहाँ पर कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी। कॉमन का मतलब क्या है? कॉमन का मतलब तो यह कि सबको मिलकर क्लाइमेट चेंज को रोकना है, ठीक है। डिफरेंशिएटेड रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि यूएसए जो है वो इतने लार्ज स्केल पर यहाँ पर काम करेगा, इंडिया इतने पर और यहाँ पर दूसरी कंट्री इतने पर। इन्हें कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि सारी कंट्री जो है मिलकर काम करेंगे पर लेकिन अलग अलग टारगेट रखकर चलेंगी। यूएसए बोलेगा मुझे इतना कार्बन डाई एमिशन कम करना है, यूरोपियन यूनियन बोलेगी इतना, इंडिया बोलेगा इतना, पर लेकिन सबका एक बेसिक पर्पज क्या है? सबका बेसिक पर्पज एक ही है कि हम लोगों को जैसे तैसे कुछ भी करके अपना जो है ये कार्बन एमिशन जो है वो कम रखना है, ठीक है। ताकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कार चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, एयर कंडीशनर चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, सारी चीज़ चला रहे हैं, तो उनकी वजह से एमिशन देखने को मिल रहा है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है। पर दूसरे लोग ऐसे हैं जो कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, इनमें से एक साइड में वो लोग हो गए। तो इस तरीके से एक बैलेंस होना चाहिए, जो इस तरीके से यूज़ कर रहे हैं तो उनके ऊपर अच्छा खासा टैक्स लगना चाहिए, लग्जरी टैक्स, ठीक है, ताकि ये लोग जो है इसको जो यूज़ कर रहे हैं इसकी वजह से जो एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है उसकी भरपाई की जा सके और गरीब लोगों पर ज़्यादा बर्डन न पड़े। घुमा फिरा कर नया बोला जाए तो सीधे सीधे ही बोल रहे हैं कि एक प्रोग्रेसिव चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है, रिग्रेसिव नहीं। ओके, आगे बात करते हैं, ये बात की जा रही है आईपीएल के बारे में। तो आईपीएल में हमारी कंट्री में टोटल मिलाकर 8 टीमें हैं।
पंजाब किंग्स यहाँ पर पंजाब किंग्स 11 देखते हैं, दिल्ली जो कैपिटल्स हो गया, ठीक है, राजस्थान रॉयल्स हो गया, कोलकाता नाइट राइडर्स हो गया, सनराइजर हैदराबाद हो गया, चेन्नई सुपर किंग, रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और मुंबई इंडियंस। टोटल मिलाकर ये 8 हमारी कंट्री में जो बेसिकली टीम है, ये जो हमारी कंट्री के अलग अलग सिटी के नाम पर इनका नाम रखा गया है। तो ये जो आईपीएल है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है, तो बीसीसीआई के द्वारा ऑर्गेनाइज कराया जाता है। इससे पहले 2008 में देखने को मिला था, अब 2020 में लास्ट टाइम और 2021 में भी लेटेस्ट आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो अगर बात करें अभी फिलहाल जो है 8 टीम है, ठीक है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये है कि मुंबई जो है वो यहाँ पर 5 टाइटल जीत चुकी है। मुंबई जो इंडियन है यहाँ पर ये मोस्ट सक्सेसफुल टीम है यहाँ पर ये। विराट कोहली के द्वारा आज तक सबसे ज़्यादा रन बनाए गए 5878 और मोस्ट विकेट जो ले गए वो ले गए लसित मलिंगा। याद रखिएगा हमारी कंट्री के प्लेयर नहीं और कंट्री के प्लेयर भी यहाँ पर आकर खेलते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग जो है ये T20 फॉर्मेट में आप लोगों को देखने को मिलती है। 8 टीम इसमें होती है, बीसीसीआई के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। नॉर्मली मार्च से लेकर मई में देखने को मिलती है। इसके बारे में बात करें तो ये मोस्ट जो अटेंडेड ये वर्ल्ड की एक लीग है जिसमें लोगों के द्वारा पार्टिसिपेट किया जाता है। आगे बात करें कि आईपीएल जो है जो यहाँ पर ये बेसिकली 2010 में आईपीएल फर्स्ट टाइम स्पोर्टिंग जो इवेंट है इन द वर्ल्ड, तो ये लाइव बेसिकली चलाया गया यूट्यूब पर। आज तक कोई भी प्रोग्राम यूट्यूब पर इस तरीके से लाइव नहीं चलाया गया, तो पहली बार ऐसा स्पोर्ट इवेंट कोई लाइव चला। ब्रांड वैल्यू जो बोला जा रहा है लगभग 475 बिलियन, यानी टोटल मिलाकर $6.7 बिलियन इतनी इसकी ब्रांड वैल्यू है। अगर बात करें आईपीएल के द्वारा खुद बोला गया है कि यहाँ पर 11.5 मिलियन जो है ये 11.5 बिलियन जो है यानी कि 160 मिलियन जो है वो इंडियन जीडीपी में कंट्रीब्यूशन देखने को मिला 2015 में। तो काफ़ी बड़ा हमारी कंट्री के जीडीपी को भी फायदा पहुंचाते हैं, ठीक है। 13th सेशन अब तक इसके हो चुके हैं, अभी जो 14th सेशन आप लोगों को देखने को मिलेगा ये आज से, ठीक है। तो यहाँ पर मुंबई इंडियंस जो है वो यहाँ पर चैंपियन है, डिफेंडिंग चैंपियन है। 200 के करीब जो सेशन है उसके बारे में हम लोग बात करें यहाँ पर, ठीक है। सॉरी 2020 का जो सेशन है उसके बारे में अगर बात करें हम लोग तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में देखने को मिला कोविड-19 के चलते। देखिए आईपीएल के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे लगी कि कुछ भी आप लोग करें, आईपीएल आज तक रुका नहीं है। जब से स्टार्ट किया गया 2008 से अब तक का यहाँ पर एक भी बार ये रुका नहीं है, क्योंकि पैसा बहुत ज़्यादा लगा हुआ है और पैसे का फायदा देखने को मिलता है। 14th एडिशन है अभी कहाँ पर है, एमए जो चिदम्बरम स्टेडियम में देखने को मिलेगा। तो ये फ्राइडे यानी कि आज से स्टार्ट हो रहा है। तो मुंबई जो है इंडियंस उसका रॉयल चैलेंजर जो बेंगलुरु से मुकाबला देखने को मिलेगा, ठीक है। मच डिलेड जो पेंडेमिक है उसकी वजह से लास्ट वाला जो था वो नवंबर के महीने पहुंच गया था आईपीएल, तो अभी ज़्यादा टाइम इसके बीच में रहा नहीं है, ठीक है। तो अभी 5-6 महीने के अंदर ही यहाँ पर अब दूसरा आईपीएल हो गया। तो देखते हैं सिचुएशन कैसे नॉर्मल की जाती है, ठीक है। क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया था कि मेकिंग पीस विद नेचर किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो आंसर क्या है इसका, आंसर इसका बी, ठीक है। तो बी है यहाँ पर आंसर। तो यहाँ पर फर्स्ट यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम जो सिंथेसिस रिपोर्ट है मेकिंग पीस विद नेचर, ठीक है, ए साइंटिफिक ब्लूप्रिंट टू टैकल द क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी एंड पोल्यूशन। तो इसके ऊपर फोकस किया जाता है। ये था टोटल आज का डिस्कशन। फिर से मैं बोलता हूँ अगर आप लोगों को लगता है वो वीडियो रिकॉर्ड करनी है मुझे कल वाली, जिसको दिक्कत रही है तो उसको फिर से रिकॉर्ड कर दूंगा मैं, ठीक है। बताइएगा जरूर, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और मेरे साथ यहाँ पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। तो बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा। मिलता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।